नमस्कार दोस्तों, मेरे सामने आज आप परिचय के मोहताज नहीं है, डॉक्टर आलोक सोती जी मौजूद हैं। डॉक्टर आलोक सोती जी राजनीतिक विश्लेषक है, मतलब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। प्रत्येक चैनलों पे, आप टीवी चैनलों पे ये चर्चित चेहरा है, इनको देखे होंगे। मैं इनको आज इसलिए आमंत्रित किया हूं क्योंकि जो इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि आखिर में इसमें क्या अच्छाइयां हैं और क्या बुराइयां हैं, जिससे हमारे दर्शक भी इससे भली भांति सरल शब्दों में परिचित हो सके। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने सम्मानित चैनल पे हमको समय दिया। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन जो चल रहा है, एक देश एक चुनाव, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में क्या है, जरा मुझे बताइए। क्या इससे पहले भी कभी चर्चा में आया था? क्या ये कभी लागू हुआ था या नहीं हुआ था? देखिए मनोज जी, हिंदुस्तान में सबसे पहले 1951-52 में लोग इलेक्शन शुरू हुए थे, तो उस समय एक वन नेशन वन इलेक्शन ही होता था। यानी कि जो विधानसभाओं के चुनाव होते थे वो लोकसभा के चुनाव के साथ ही होते थे। ये प्रक्रिया 1967 तक चली, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि जवाहरलाल नेहरू जी नहीं रहे, इंदिरा जी का पदार्पण हुआ, और उसके बाद आपने देखा कि जिस तरीके से इमरजेंसी के तहत राष्ट्रपति के द्वारा तमाम विधानसभाओं को जो है खारिज किया जाता था या खत्म किया, बर्खास्त किया जाता था, तो ये क्रम उनका टूट गया था, क्योंकि विधानसभाओं की जो 5 साल की लिमिट थी वो कम हो गई थी, जिसकी वजह से जो है उतना समय रुक नहीं पाते थे। पुनः 6 महीने बाद, आप जानते हैं, राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद 6 महीने के बाद चुनाव करना अनिवार्य हो जाता था, नहीं तो संवैधानिक बाधा है, उसके बाद फिर 6 महीने का एक्सटेंशन मिलता है। लेकिन ये देखा गया था कि ऐसी स्थिति में दोनों चुनाव को फिर से एक साथ कराना संभव नहीं था। अब जो आपकी एनडीए लेड जो बीजेपी की गवर्नमेंट सरकार है, तो वो चाहती है कि ये पुरानी प्रक्रिया फिर से चालू हो जाए, ताकि जो है आपका जो लोकसभा के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, ये एक साथ हो सके। क्योंकि उनका कहना था कि आप सभी आम जनता भी जानती है कि जैसे ही चुनाव आते हैं आचार संहिता लग जाती है। आजकल तो खैर चुनाव आयोग जो है बहुत कम समय देता है, 1 से 2 महीने का देता है, लेकिन पहले आपने देखा था 3-3 महीने पहले जो है चुनाव की घोषणा हो जाती थी, आचार संहिता लग जाती थी, तो जो विकास के कार्य होते थे उनको रोक दिया जाता था, और उसका कुछ बहाना बना के अधिकारी गण भी आप देखते हैं कि वो पेमेंट नहीं होते हैं। जनता, जो आपकी जागरूक जनता है, वो इस बात को समझती थी। साथ में आपने देखा कि जब इलेक्शंस होते हैं तो सारा जो फोर्सेस होते हैं वो इलेक्शन के दौरान लग जाती है, तो कानून और व्यवस्था, विशेषकर जो आयु होता है, उसको जो कोर्ट में जाना होता है, उसकी डेट लगी रहती है, वो इस बहाने पे प्ली ले लेता है कि साहब हमको जो है चुनाव ड्यूटी में, इसलिए हम हाजिर नहीं हो पाएंगे। इस तरीके की काफी बाधाएं सामने आती हैं। और इसके बाद आप एक और चीज देखते हैं, हर बार जब चुनाव होगा तो कोई ना कोई सरकारी खर्चा ही आएगा, लोग सरकारी इन्वॉल्वमेंट होते हैं, तो वो जो खर्चे हो रहे हैं 2 बार, एक बार लोकसभा के लिए, एक बार विधानसभा के लिए, क्योंकि वोटर्स तो वही हैं। आलोक सोती भी विधानसभा में डालेगा और लोकसभा में डालेगा, मनोज मुसाफिर भी जो है वो भी डालेगा जाके वोट, लोकसभा में भी एलिजिबल है और विधानसभा में भी है और लोकल बॉडीज में भी है। तो ये सरकार ने सोचा कि कम से कम हिंदुस्तान में 3 टायर सिस्टम है, एक लोकसभा, दूसरी आप विधानसभा, और तीसरी आप लोकल बॉडी, जिसको आप नगर पालिका कह सकते हैं या पंचायत, गांव में पंचायत कह सकते हैं, इनके चुनाव होते हैं। तो कम से कम सरकार चाह रही है, एक बार फिर से सोच रही है कि ये जो चुनाव है वो 2 चरणों, जो 2 अलग अलग है, लोकसभा विधानसभा, वो हो जाए। इसके लिए इन्होंने क्या किया था, जो पूर्व हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उनकी अध्यक्षता में 9 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई, जिसने मार्च में जो है माननीय राष्ट्रपति जो है हमारी मुर्मू जी, उनको ये सबमिट की। और अभी आपने देखा कि अश्विनी वैष्णव जी, जो कि हमारे सूचना एवं मंत्रालय के मिनिस्टर हैं, उन्होंने घोषणा कर दी कि कैबिनेट से ये बिल पास हो गया है। अच्छा सर, ये पूछना चाहता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो सिलसिला है, इसको लागू करने में कौन कौन सी चुनौतियां सामने आएंगी? जी बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। कारण ये है कि देखिए, हम लोग क्या ईवीएम से होता है, और ईवीएम, जो ईवीएम लोकसभा में यूज होती है वही विधानसभा में भी यूज हो जाती है, क्योंकि ईवीएम एक मशीन है,
उसमें केवल फोटो ही तो लगाना है कैंडिडेट का और सिंबल लगाना है। तो जब आप दोनों एक साथ कराएंगे, विधानसभा और लोकसभा, तो आपको ईवीएम्स की बहुत जरूरत पड़ेगी। इसीलिए चुनाव आयोग ने कहा था कि हमको 12,000 करोड़ रुपए की पैसे की जरूरत पड़ेगी, तब हम जो है इतनी ईवीएम बना पाएंगे जो कि एक साथ जो है दोनों चुनाव कर लें। और जाहिर सी बात है, अगर आप ईवीएम भी बनाएंगे तो उसमें टाइम लगता है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये काम हो जाएगा, अभी हो जाएगा, तब ऑर्डर दिया जाएगा ईवीएम बनने के लिए, और ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। कोई 1-2 महीने में इतनी ईवीएम, जितनी लाखों ईवीएम की जरूरत पड़ेगी, उसको बनाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगा। अच्छा सर, ये पूछना चाहता हूं कि जब आप कह रहे हैं कि ये पहले भी लागू हो चुका है, तो फिर विपक्ष इतना हंगामा क्यों कर रहा है? राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, पूरा पूरा समूचा विपक्ष क्यों नाराज हो रहा है इसके लिए? इसका एक राजनीतिक कारण आप समझ सकते हैं कि जब दो चुनाव एक साथ होंगे, आपका राष्ट्र स्तर पे, जिसको आप लोकसभा कह रहे हैं, और विधानसभा जो है राज्य स्तर पे होता है, तो अक्सर देखा गया है कि यहाँ पे वेव्स चलती है। तो उस वेव्स में सबसे ज्यादा खतरा क्षेत्रीय दलों को हो सकता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं वो क्षेत्रीय मुद्दे पे हावी ना हो जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए, आपने कई बार देखा, एक इमरजेंसी की वेव्स देखी, और एक उसके बाद आपने इसकी वेव्स देखी, इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई तो एक सिंपैथी वेव देखी, और अभी 2019 में आपने देखा कि जिस तरीके से बालाकोट में हमला हुआ और अभिनंदन की सकुशल वापसी हुई, वो भी एक वेव्स कह सकते हैं। तो इस वेव्स में कहीं ऐसा ना हो कि जो राज्यों के चुनाव है उन पे जो है राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाए, इसलिए क्षेत्रीय दल को ज्यादा परेशानी नजर आ रही है। अच्छा सर, जब मोदी जी की पूर्व बहुमत की सरकार थी पिछले 2 कार्यकाल, तब तो उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन नहीं लाया था। ये थर्ड सरकार, जो तीसरी सरकार है, इसमें उनके पास, भाजपा के पास पूर्व बहुमत नहीं है, एनडीए की सरकार है। तो ये जब ये लागू करेंगे तो संवैधानिक बाधाएं क्या क्या आएगी, और संविधान में क्या संशोधन भी कुछ करना पड़ेगा? जी हाँ, 2 मुख्य धाराएं हैं जिसमें इनको संशोधन करना पड़ेगा संविधान की। एक है आप कह सकते हैं आर्टिकल 83 है, और दूसरी जो धारा है वो 172 है, जो कि विधानसभा से संबंधित है। और जो आपका आर्टिकल 82 है, 83 है, वो जो है वो आपकी लोकसभा से आधारित है। तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आराम से कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। आपको एक बात मैं और बता दूं, जब रामनाथ कोविंद जी ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, तो उसमें बुलाया था उन्होंने, करीब 62 पॉलिटिकल पार्टियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। 47 पार्टिकल ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी, और उसमें 32 ने हाँ में कहा था और 15 ने ना में कहा था। यानी अगर हम 32/147 करें तो इसका मतलब है कि आप 2/3 मेजॉरिटी, 68% तो आपको वहां मिल गई है। तो हमें लगता है कि जिस हिसाब से मोदी सरकार काम करती है, वो लोकसभा में भी और राज्यसभा में, दोनों में इस बिल को पारित कराने में सक्षम है, और हमें उम्मीद है करा ले जाएगी। लेकिन चुनौती वही आएगी कि एक फिर से आप एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि चुनौतियां बहुत हैं। देखने वाली बात है कि सरकार के अंदर कितनी विल पावर है जो इस काम को कर पाएगी। सर, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी जेल से आने के बाद इन्होंने एक स्पीच दिया, और सार्वजनिक मंच से उन्होंने बोला, जनता से संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव तो हमेशा होने चाहिए। जब विधानसभा अलग दिन होता है, 1-2 साल के बाद जब लोकसभा होता है, तो जो नेता लोग हैं वो जनता के दरवाजे पे जाते हैं, तमाम तरह की सुविधाएं देते हैं, घोषणाएं करते हैं, और घोषणाएं जमीन पे लागू भी होती है। तो जनता को तो चुनाव बार बार होने से फायदा है। ये बात तो समझ में कुछ जनता को भी आ रही है। वो बात सही है। देखिए, जो लोकसभा का प्रत्याशी होगा, जो विधानसभा का प्रत्याशी होगा, वो तो अलग अलग होगा। हाँ, जो वोटर है, ननकाऊ है, रजाक है, वो एक ही है। तो दोनों कैंडिडेट्स को जाना पड़ेगा और अपनी अपनी बात को कहना पड़ेगा। हाँ, ये अलग हो सकता है क्योंकि अंतराल में होता था, तो आप कह सकते थे कि अभी ये आए, 2 साल बाद जो है दूसरे नेताजी आएंगे, लेकिन बात तो वही है। प्रत्याशी तो आपके पास, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, वो अपने आपसे वोट मांगने आपके पास जाएगा। और दूसरी बात आप देख रहे हैं, यही मैं कहना चाह रहा हूं, क्षेत्रीय दल को सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे जो राष्ट्रीय पार्टी हैं, उनके जो मुद्दे होते हैं वो लगातार एक से चलते रहते हैं। अगर आप देखिए, अगर बीजेपी को देखिए, जब 2 उनके पास थे तब भी वही मुद्दे थे,
वही मैनिफेस्टो था और आज भी वही मैनिफेस्टो है। उनके में राम मंदिर था, धारा 370 थी और मुस्लिम में रिफॉर्म्स करना था, कॉमन सिविल कोड था जो अभी तक उस पर ज्यादा बात नहीं हो रही है, सीएए था। तो ये सब बातें हैं, वो एक टाइम बाउंड है, उनको मालूम है कब किस समय करना है, वो कर रहे हैं। क्षेत्रीय दलों को इससे काफी नुकसान होने की संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है। अच्छा, श्री अखिलेश यादव जी ने एक सवाल पूछा है कि मान लीजिए कि कहीं किसी राज्य में सरकार बनती है और साल भर के बाद किसी कारणवश सरकार गिर जाती है, विधानसभा भंग हो जाती है, तो क्या इनकी सरकार जबरदस्ती 5 साल तक चलाई जाएगी या पूरे देश का चुनाव फिर से साल भर में हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर देखिए जो लोकसभा का चुनाव है वो तो होगा, विधानसभा में बहुत सी कंडीशंस आती हैं, बीच में राष्ट्रपति शासन विधानसभा में लग सकता है, हालांकि अब उतना नहीं लग रहा है जैसा कि पूर्व में होता है। तो ऐसी स्थिति में आपने अभी ये बात कही है कि संविधान में बहुत कुछ परिवर्तन होने हैं, तो ये वाली बात उस परिवर्तन में आप देखिएगा आपको मिलेगी, जितनी संभावनाएं हैं वो वहां पे आपको मौजूद मिलेगी कि ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये एक संभावना है, इस संभावना का जो है पार्लियामेंट में जब आएगा, डिस्कशन होगा, तो ये सब प्रश्न उठेंगे और इनका कोई ना कोई हल पहले से ही निकाल के रखा जाएगा। एज ए फेमस पॉलिटिकल एक्सपर्ट सर ये बताइए कि डॉक्टर आलोक सोती क्या सोचते हैं, क्या ये वन नेशन वन इलेक्शन मतलब एक देश एक चुनाव लागू हो पाएगा पूरे देश में? देखिए हमारा ये मानना है कि 30 अगर हम मोटे मोटे राज्य समझ लें और एक लोकसभा है तो 30 में हो पाना एक साथ संभव नहीं है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा है, बड़ी जमहूरियत है, विश्व की सबसे बड़ी है, 140 आबादी है। अगर मेरा मानना कि अगर आप 60% भी अचीव कर लेते हैं, यानी 20 या 22 विधानसभाओं में भी अगर आप चुनाव करा ले जाते हैं लोकसभा के द्वारा, तब भी मैं इसको सफल मानूंगा। और इसको अगर लागू होता है तो जाहिर सी बात है कि जो चुनावी खर्चे हैं सरकार के द्वारा, प्रत्याशी की बात नहीं कर रहा हूं, सरकार के द्वारा जो हो रहे हैं, अगर उसमें कमी आती है तो आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में सरकार को चुनाव कराने में बहुत पैसा खर्च होता है, तो वो भी अगर होगा तो आपके पास 40-50 हजार करोड़ रुपए बच रहे हैं, उसको विकास के कार्यों में लगाया जा सकता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आलोक सोती जी ने जितने सवाल पूछे गए सबका बहुत बेबाकी से आंसर दिए और हमको उम्मीद है कि आप सभी को ये जवाब समझ में आया होगा। मैं डॉक्टर आलोक सोती जी को बहुत बार आमंत्रित करने वाला हूं और तमाम देश से जुड़े हुए मुद्दे, प्रदेश से जुड़े हुए मुद्दे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल के मुद्दों पे मैं बार बार डिबेट करूंगा और आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए।